हेलो बच्चों, अपन कर रहे हैं प्रश्न उत्तर। फर्स्ट जो चैप्टर है अपना इतिहास का, क्लास 10th का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसमें हम आज करेंगे अपना 7वां जो क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन से आगे के जो प्रश्न उत्तर है उसको अपन यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। इससे पहले के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हम कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। तो देखो बच्चों, प्रश्न यहाँ पर यह है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ, उसमें संस्कृति ने क्या योगदान दिया, उसके आपको 3 उदाहरण देने हैं। तो बच्चों कई सारी चीज़ें होती है। पहले तो हम इस ना जैसे चैप्टर जब हमने किया था तो संस्कृति क्या होती है, संस्कृति का योगदान क्या है, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद में संस्कृति का क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें देखी थी। पर अभी हम चूंकि सिर्फ हमें 3 उदाहरण देखने हैं तो हम देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान के 3 उदाहरण जो हैं वो निम्नलिखित हैं। तो बच्चों पहला तो हो गया लोक संस्कृति। क्या होता है कि जर्मन प्रसिद्ध दार्शनिक योहना गॉटफ्रीड ने दावा किया कि रोमानी जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। एक संस्कृति की जो भावना थी, रोमानियत जो था वो, या रोमानियत जो सांस्कृतिक चीज़ें थी वो लोगों के जीवन में, लोगों के जेहन में निहित थी। उसने लोक संगीत, लोक काव्य और लोक नृत्य के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रचारित और प्रसारित किया था। तो इस तरीके से जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक काव्य, इनके माध्यम से जो है वो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना जो है वो भरी थी। दूसरी इसमें चीज थी बच्चों भाषा। पहली तो हो गई आपकी लोक संस्कृति, दूसरी है भाषा। मतलब ये सांस्कृतिक चीजें हैं जो राष्ट्रवाद के निर्माण में, लोगों में राष्ट्रवाद का भाव उत्पन्न करने में किस प्रकार सहायक थी। तो भाषा के अंतर्गत हम क्या लेते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसका उदाहरण जो है वो पोलैंड है। अब देखो हुआ क्या था, आपको याद होगा बच्चों, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं। यहां पर आपको याद होगा कि राष्ट्रवाद के विकास में अगर हमें देखना है तो हम पोलैंड का उदाहरण लेते हैं। पोलैंड में क्या हुआ था कि पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में भाषा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैसे निभाई थी कि पोलैंड के रूस के कब्जे वाले हिस्से में, पोलैंड का वो हिस्सा जो रूस के अधिकार में था, वहाँ पर रूस ने रूसी भाषा थोप दी। विद्यालयों में, स्कूलों में रूसी भाषा थोप दी गई थी। तो उसके कब्जे वाले हिस्सों में पोलिश भाषा को विद्यालयों से बलपूर्वक हटा करके वहाँ पर रूसी भाषा को जबरदस्ती लाद दिया गया, उनके ऊपर थोप दिया गया। जब पादरियों और बिशपों ने रूसी भाषा को या रूसी जो ऑर्डर्स थे उनको मानने से इनकार कर दिया तो उन लोगों को सजा दी गई। तो इससे क्या हुआ कि जो पोलैंड के लोग थे उनके मन में ये भाव आया कि भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी संस्कृति हमसे छीनी जा रही है। तो इस प्रकार पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तो उन लोगों ने कि भाई हमारे लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, हमारे लोगों को हमारी भाषा नहीं बोलने दी जा रही है। तो भाषा एक उनके मन में घर बैठ गई और एक राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। और तीसरा बच्चों जो इसमें हमने देखना था वो ये था कि था संगीत। तो पोलैंड में परतंत्रता की स्थिति में संगीत के द्वारा ही राष्ट्रीय भावना जागृत की गई। बच्चों आपने भी देखा होगा जैसे जो राष्ट्र प्रेम की चीजें होती है वो लोगों में संगीत के माध्यम से, कव्वाली के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जो वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। कैरोल कुरपिंस की नामक एक पॉलिश नागरिक था जिसने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और मजूर का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया था। तो इस तरीके से हमने तीन चीजें इसमें देखी बच्चों। एक तो हमने जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने के लिए जो संस्कृति से रिलेटेड 3 चीजें थी हमने इसमें देखी। तो एक तो था पहला तो लोक संस्कृति, दूसरा हमने देखा भाषा और तीसरा हमने देखा संगीत। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अब है हमारा 8वां प्रश्न। क्या कहा हुआ है 8वें प्रश्न में कि किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए थे।
दो उदाहरण आपको देने हैं। 19वीं सदी में जब राष्ट्रों का निर्माण हो रहा था, राष्ट्रों का विकास हो रहा था, तो कैसे विकसित हुए। बच्चों आप इसमें हम लिखेंगे कि इसे दर्शाने के लिए, किसे दर्शाने के लिए कि 19वीं सदी में राष्ट्रों का उदय कैसे हुआ, इसे दर्शाने के लिए हम इटली और यूनान के उदाहरण लेते हैं। इटली की बात करें तो इटली में कावूर के प्रयासों के कारण इटली एक राष्ट्र बन गया। यूनान में ऐतिहासिक ग्रीस संस्कृति और ऑटोमन साम्राज्य की इस्लामी संस्कृति के अंतरों का हवाला दिया गया। तो हमने एक तो देखा बच्चों, यहाँ पे हमने देखा एक तो इटली और दूसरा हम देख रहे हैं यूनान। तो इटली में जो काउंट कैवूर था, है ना, काउंट कैवूर, इसके प्रयासों से, क्योंकि इसने क्या क्या चीज़ें करी हम पहले कंप्लीट पढ़ चुके हैं, नोट्स के रूप में भी पढ़ चुके हैं, प्रश्न भी हमने इससे रिलेटेड किया था। जहाँ तक यूनान की बात है तो यूनान में जो ऐतिहासिक ग्रीस संस्कृति थी और जो ऑटोमन साम्राज्य थे, इसके इस्लामी संस्कृति के अंतरों का हवाला दिया गया। ग्रीस संस्कृति के पक्षधर जो उसका सपोर्ट करने वाले लोग थे, कई लोगों ने ग्रीस के संघर्ष का समर्थन किया और इससे क्या हुआ कि ग्रीस की आज़ादी में काफ़ी सहायता मिले। अधिकतर मामलों में एक साझा संस्कृति का इतिहास, शक्तिशाली लोगों द्वारा गरीबों का उत्पीड़न और उदारवाद का जन्म ने ऐसे उत्प्रेरकों का काम किया जिसने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को घर बनाने में काम किया, मतलब राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। ठीक है, तो ये हमने किया 8वां प्रश्न। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां प्रश्न है। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट वाले जो प्रश्न है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी। और ये जो हमने चैप्टर अभी पढ़ा है इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरीके से हम बाकी सारे चैप्टर्स करते हैं, चैप्टर वाइज हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आपका कंप्लीट इतिहास का करेंगे, 4 किताबें कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हिंदी, तो हिंदी में भी इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज गद्य, पद्य, व्याकरण सब कुछ जो है वो आपको मिलेगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।